Hello students, today our topic is recruitment. रिक्रूटमेंट ये जो टॉपिक है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो भी ह्यूमन रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक दोनों ही सब्जेक्ट्स में जो है वो कॉमन है, दोनों ही तरह के कैंडिडेट्स को जो है ये टॉपिक पढ़ना है। तो रिक्रूटमेंट ये वर्ड जो है बहुत ही कॉमन वर्ड है। आई थिंक सभी ने अपनी लाइफ में ये वर्ड सुना होगा, देखा होगा, कहीं भी लिखा हुआ। तो हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया आई थिंक होगा कि रिक्रूटमेंट होता क्या है, क्या होता है रिक्रूटमेंट। जब भी हम देखते हैं कि भाई किसी कंपनी में क्या हो रही है, रिक्रूटमेंट हो रही है, तो रिक्रूटमेंट मीन्स क्या हो रही है, वहाँ पे भर्ती हो रही है, न्यू एम्प्लॉयज को क्या किया जा रहा है, लिया जा रहा है। तो रिक्रूटमेंट का सबसे अच्छा यहाँ पे डेफिनेशन या मीनिंग जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि रिक्रूटमेंट मीन्स है क्या। तो प्रोसेस ऑफ सर्चिंग for prospective employees and stimulating and encouraging them to apply for jobs in an organization। तो रिक्रूटमेंट क्या है, तो रिक्रूटमेंट मीन्स जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम न्यू मेंबर्स को या न्यू एम्प्लॉयज को जो है वो ज्वाइन कराते हैं, तो उस प्रोसेस को, उस पूरे प्रोसेस को जिस तरह से वो नया पर्सन जो है वो इन्वॉल्व होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कमिटी के अंदर, तो उस होल प्रोसेस को हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट के अंदर वो सारी चीजें हमारी इंक्लूड हो जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, किसी भी पर्सन को क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट इज encouraging them to apply for jobs in an organization। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम पर्सन को किस तरह से क्या कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करे, अपने एप्लीकेशन डाले। तो इस पूरे प्रोसेस को किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न्यू मेंबर्स ज्वाइन होते हैं, न्यू एम्प्लॉयज जो है वो ज्वाइन होते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। बहुत ही सिंपल है रिक्रूटमेंट, बहुत ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन भी है, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव employees and stimulating and encouraging them to apply for jobs in an organization। ठीक है, एकदम सिंपल है, बिल्कुल क्लियर हो गया। ये एक प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट क्या है, तो रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, सर्च किया जाता है। किसको सर्च किया जाता है, एम्प्लॉयज को सर्च किया जाता है और उनको क्या कहता है, इनकरेज किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करें। तो दिस इज रिक्रूटमेंट। ठीक है, क्लियर। रिक्रूटमेंट क्या है, अब रिक्रूटमेंट के अंदर क्या प्रोसेस होती है, किस प्रोसेस में रिक्रूटमेंट का पूरा जो वर्क है, किस तरह से हम सर्च करते हैं एम्प्लॉयज को, किस तरह से इनकरेज करते हैं और किस तरह से उसको ज्वाइन करवाते हैं। ठीक है, एक पर्सन किस तरह से एक कंपनी में अप्लाई करता है, देन उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होती है, जिसके बाद मतलब एंड में अप्लाई करने से लेकर एंड तक का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो जिसके ज्वाइनिंग तक का जो प्रोसेस है वो ऑल अबाउट द रिक्रूटमेंट, वो पूरा का पूरा क्या है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस देखते हैं कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता है। तो रिक्रूटमेंट के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या है, कंडक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट के अंदर सबसे पहले हमें ये करना होता है, जैसे हम रिक्रूटमेंट करना, सपोज अगर कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिक्रूटमेंट करना चाहती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो सबसे पहला वो फर्स्ट स्टेप क्या लेगी, वो ये करेगी कि कंडक्ट करेगी जॉब एनालिसिस। सबसे पहले उसे ये जानने की जरूरत है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है, कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कितने लोग उन्हें चाहिए। सबसे पहले वो क्या करेगी, कंडक्ट ऑफ अ जॉब एनालिसिस। ओके, तो ये सबसे बेसिक और फर्स्ट स्टेप है। अब इसी स्टेप के अंदर ही हमारा क्या क्या चीजें हमारी इंक्लूड होंगी। जैसे ही हम कंडक्ट ऑफ अ जॉब एनालिसिस करेंगे तो हमें साथ ही साथ क्या क्रिएट करना पड़ेगा, बिल्ड अ जॉब डिस्क्रिप्शन भी करना पड़ेगा। सपोज हमें पता चल गया कि हमें जो है वो 10 एम्प्लॉयज की जरूरत है। अब 10 एम्प्लॉयज की जरूरत तो है, बट 10 एम्प्लॉयज के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, है ना, क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें उसके साथ इसके अंदर ही जो कंडक्ट जॉब एनालिसिस के अंदर ही हमें क्या करना होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, यहीं पे रेडी हो जाएगा कि हमें जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें चाहिए, एग्जैक्टली हमें क्या किन चीजों की नीड है, कौन कौन से स्किल्स की हमें नीड है। ठीक है, अगर हमें इंजीनियर्स चाहिए तो कौन से वाले हमें इंजीनियर्स चाहिए, उसकी स्पेशलिस्टी जो है, स्पेशलाइजेशन जो है वो क्या होनी चाहिए।
ओके तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन क्या करेंगे, रेडी करेंगे। किसके अंदर रेडी करेंगे, कंडक्ट ऑफ अ जॉब एनालिसिस के अंदर। कंडक्ट ऑफ अ जॉब एनालिसिस जब हम करेंगे तो जॉब एनालिसिस के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने ह्यूमन फोर्स की जो है, वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और फिर किन किन पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, और उस पोस्ट के लिए हमें जो बंदा चाहिए या जो भी एम्प्लॉय चाहिए उसके अंदर क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो पूरा क्या करेंगे हम, उस जॉब का पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन एक रेडी करेंगे। ठीक है, कि हमें क्या नीड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, व्हाट इट नीड्स। ठीक है, एंड इस तरह से हम क्या करेंगे, अपना जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो रेडी कर लेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, जैसे ही हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो रेडी हो जाएगा, हम क्या करेंगे, रिव्यू कर लेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन को। रिव्यू इसलिए कर लेंगे क्योंकि देखो समटाइम्स क्या होता है ना कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑलरेडी बना रहता है। सपोज एक अकाउंटेंट का अगर पोस्ट है तो अकाउंटेंट पोस्ट का जो जॉब डिस्क्रिप्शन जो होगा वो ऑलरेडी बना होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको अगेन जब हम रिक्रूटमेंट करेंगे तब उसको उस ऑलरेडी जो बना हुआ है हमारा एग्जिस्टिंग जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको क्या करेंगे, रिव्यू कर लेंगे। क्यों रिव्यू कर लेंगे, इसलिए रिव्यू कर लेंगे कि हो सकता है कि अब जो है कुछ नई जो है एबिलिटीज या कुछ नई स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि टाइम टू टाइम हम लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजीज चेंज होती है, नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में आती है, नई नई चीजें इनहेंस होते रहती है ना। हर एक चीज को, हर एक काम को करने का जो प्रोसेस है, जो वे है, वो क्या होता है, ऑलवेज चेंज होता रहता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको क्या करेंगे, अगेन हम रिव्यू कर लेंगे, और उसमें अगर कुछ भी ऐड करने की अगर हमें जरूरत महसूस हो तो हम क्या करेंगे, उसमें ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, चेक देयर एक्यूरेसी एंड एप्लीकेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट ऑफ। ठीक है, तो ये क्या करना है, हमें यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है। अ रिव्यू विल रिवील द नीड टू अपडेट द जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर करंट एप्लीकेबिलिटी। अभी जो करंट एप्लीकेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन को रिव्यू करके उसमें जो भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है उसको चेंज कर लेना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया, और जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने क्या किया, रिव्यू किया जॉब डिस्क्रिप्शन को, और जैसे ही रिव्यू किया उसके बाद हम क्या करेंगे, वहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो सेट कर लेंगे। हम लोग हमेशा देखते हैं जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कहीं पर भी जब रिक्रूटमेंट आती है तो वहां पे पहले से ही एक स्पेसिफाइड क्या होता है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। मीन्स उससे अगर कम कोई भी अगर एजुकेटेड बंदा है तो वो उस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता, है ना। तो वो एक क्या होती है, बाउंड्रीज होती है कि उसके अबव वाले ही, सपोज अगर किसी में लिखा हुआ है कि 10th मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज 10th क्वालिफाइड पर्सन्स, तो वहां पे जिन्होंने 9th किया है वो फिल नहीं कर सकते। तो इस तरह से हर एक जॉब के लिए जो भी क्वालिफिकेशन होगी उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली क्या किया जाएगा, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट किया जाएगा इसके अंदर। मीन्स हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, कंडक्ट जॉब एनालिसिस के अंदर हम क्या करेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन बिल्ड करेंगे, देन जॉब डिस्क्रिप्शन का रिव्यू करेंगे और सेट कर देंगे एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को। ठीक है, जैसे ही हमारा ये फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट हो जाएगा, हम रिक्रूटमेंट के सेकेंड स्टेप की तरफ मूव ऑन करेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, सोर्सिंग ऑफ टैलेंट। अब हमने क्या किया, ये भी देख लिया कि हमें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, किस तरह के एम्प्लॉयज की जरूरत है। ठीक है, तो सॉरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेट करने के बाद क्या है, सैलरी का रेंज भी क्या करना है, हमें डिफाइन कर लेना है कि हमें जो भी पोस्ट है उसके लिए सैलरी क्या होगी। इसके अंदर काफी सारे लॉज वगैरह जो है, वो कंपनसेशन लॉज वगैरह जो है, जिस भी कंट्री के अंदर ये हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमें डिसाइड करना होता है। ठीक है, क्योंकि हर एक कंट्री का जो है वो लॉ अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, जो भी रेट वगैरह है पेमेंट की वो हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, सोर्सिंग ऑफ टैलेंट। अब हमने ये सारी चीजें हमने प्रिपेयर कर ली कि हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, और सैलरी का रेंज जो है वो क्या होगा। अब हमारा नेक्स्ट काम ये है, टास्क है कि हमें जो है टैलेंट या ये जो पर्सन है वो हमें कहाँ से मिलेंगे, कहाँ पे हमें ये जो है हमारा जो रिक्रूटमेंट है वो हमें कहाँ पे करना चाहिए, है ना। सोर्सिंग ऑफ टैलेंट डिफरेंट डिफरेंट जगह से हमें मिल सकते हैं। सपोज हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ से एम्प्लॉयज जो है उनको रिक्रूट करना चाहिए, हमें कैंपस रिक्रूटमेंट करनी चाहिए, या फिर हम क्या करें, वेब एडवर्टाइज कर दें, वहां से हमें क्या हो जाएंगे,
पूलिंग ऑफ एप्लीकेशन मिल जाएंगे, एप्लीकेंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सोर्स फाइंड करना है कि कहाँ पर हम क्या करें, अपने रिक्रूटमेंट को पब्लिश करें, जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, लोग अप्लाई कर पाए उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। दिस is the stage where the organization will let it be known to everyone that there is an open position and that they are looking for someone to fill it up, ठीक है। तो सोर्सिंग ऑफ टैलेंट, तो हमें ये वो एक स्पेस आइडेंटिफाई करना है जहां पर हम क्या करें, अपने जो रिक्रूटमेंट का जो है वो एडवर्टीजमेंट दे, जहां से ज्यादा लोग क्या कर पाए, जान पाए हमारे कंपनी के रिक्रूटमेंट के बारे में और वहां पे अप्लाई कर पाए। जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा ही कंपनी के पास ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप, जैसे ही हमने ये सेकंड स्टेप कंप्लीट करेंगे, हम थर्ड स्टेप में जाएंगे। अब क्या करेंगे, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट्स। सपोज हमने क्या किया, वो भी कर दिया, हमने एडवर्टीजमेंट भी डाल दी, ठीक है, लोगों ने अप्लाई भी कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट्स करेंगे। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है। तो अब हमें क्या जरूरत है वहां पे, सपोज हमारे पास अगर 10 सीट्स ही है और हमें जो अप्लाई किया है वो 100 लोगों ने अप्लाई किया है, तो हमारे पास तो बहुत सारे एप्लीकेंट्स है। अब हम वहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी सारे एप्लीकेशंस की। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट्स के अंदर सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। जो भी लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा उन सारे फॉर्म्स को क्या करेंगे, चेक करेंगे और देखेंगे कि सारे फॉर्म जो है वो करेक्ट है या नहीं। अगर कोई फॉर्म जो है वो इनकरेक्ट है, उसको क्या करेंगे, हम वहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। और उसमें से जो भी हमारा करेक्ट फॉर्म होगा उसको हम निकालेंगे। उसको निकालने के बाद क्या करेंगे, हम उनको हम इनिशियल इंटरव्यू के लिए क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अब इनिशियल इंटरव्यू का जो प्रोसेस होगा, ये बेसिकली क्या होता है, ये जो इंटरव्यू होता है वो डन थ्रू द फोन। ये टेलीफोनिक हो सकता है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस तरह का हो सकता है, ठीक है। तो इनिशियल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद। इनिशियल इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद जो भी कैंडिडेट्स होंगे, उन कैंडिडेट्स का अब हम क्या करेंगे, टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। कंडक्ट वेरियस टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट। हम लोग हमेशा देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज जो है वो डिफरेंट टाइप के टेस्ट जो है वो करवाती है, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह, जीके टेस्ट वगैरह लेती है। तो ये क्यों करते हैं ऐसे, ताकि क्या हो, जो प्रोसेस वे बाय वे क्या होते जाए, वो जो कैंडिडेट्स है वो एलिमिनेट होते जाए, ताकि हमें जो एंड में जो है वो एक बेस्ट एम्प्लॉय हमें मिल सके। इसलिए हम क्या करते हैं, इतने सारे प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। अब ये टेस्ट हर एक कंपनी अपने अकॉर्डिंगली चूज करेगी कि उसका जो भी जॉब रोल है या जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंगली होगा वहाँ पे, ठीक है। तो कंडक्ट ऑफ वेरियस टेस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट, जैसे ही हमारा क्या होगा, टेस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट हो जाएगा, तो इसमें जिन लोगों ने टेस्ट को क्वालिफाई किया होगा, हम उसके लिए क्या करेंगे, फाइनल इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। फाइनल इंटरव्यू लेंगे उनका, और फाइनल इंटरव्यू लेने के बाद क्या करेंगे हम, अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो आएगा सिलेक्शन। अब हमें सेलेक्ट करना है। फाइनल इंटरव्यू में जिन लोगों ने क्वालिफाई किया था हमारा टेस्ट, उनका हम लोगों ने फाइनल इंटरव्यू ले लिया। अब फाइनल इंटरव्यू में किसने क्वालिफाई किया है, वो पोर्शन क्या कहलाएगा, सिलेक्शन पोर्शन कहलाएगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमें एलिमिनेट करना है और किसी वन पर्सन को ही चूज करना है, या फिर जो भी नंबर ऑफ वैकेंसी है उतने ही पर्सन को चूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे लोग क्या करेंगे, कमिटी के अंदर हमारा क्या होगा, ये डिस्कशन होगा, ठीक है। इन दिस स्टेज द हायरिंग मैनेजर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन who participated in the process meet together to finally make a selection, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो भी हमारे कमिटीज मेंबर थे इंटरव्यू पैनल के, वो आपस में डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करके क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ जो स्टेप आएगा वो फाइनलाइजेशन ऑफ द जॉब ऑफर। अब हमने सिलेक्शन कर ली, सिलेक्शन करने के बाद हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें किसको लेना है, कौन से एम्प्लॉयज जो है वो हमारा बेस्ट सुटेबल है फॉर आवर जॉब वैकेंसी, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइनलाइजेशन कर लेंगे और जॉब ऑफर उसको कर देंगे, ठीक है। ऑफर लेटर उसको दे देंगे। जैसे हम लोगों को पता ही है कि जैसे ही किसी का इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है तो वो उनको क्या मिलता है, उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है ना, ऑफर लेटर मिलता है। तो मेकिंग द ऑफर लेटर, तो यहाँ पे उसके बाद क्या किया जाएगा, उसको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। ऑफर लेटर देने के बाद वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ऑफकोर्स एक्सेप्ट।
ऑफ द ऑफर लेटर बाय द एप्लीकेंट। ठीक है, अब अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक तो वो प्रोसेस जो है वो इनकम्प्लीट है, इसलिए हमारा जो नेक्स्ट जो होगा फाइनलाइजेशन ऑफ द जॉब ऑफर के अंदर वो हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि हमने कंपनी ने उसको ऑफर लेटर दिया और जो भी कैंडिडेट है उसने क्या किया, उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब एक्सेप्ट कर लेके वो अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो लास्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या हो जाएगा, इंडक्शन, इंट्रोडक्शन एंड इंडक्शन ऑफ द न्यू एम्प्लॉयज। अब क्या हो चुका है, वो पर्सन जो है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बन चुका है, तो सबसे लास्ट स्टेप होता है किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कि उनका इंडक्शन कराना। इंडक्शन मीन्स इंट्रोडक्शन करवाना। नए जब एम्प्लॉयज ऐड होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो अदर्स जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनके साथ उनको क्या करना है, हमें अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन करवाना है, ताकि वो क्या हो, उस माहौल में, उस इन्वायरमेंट में अच्छी तरह से घुल मिल सके और अपने वर्क को अच्छी तरह से कर सके। ठीक है, द मोमेंट दैट द एप्लीकेंट एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर ही हैज ऑफिशियली गॉन फ्रॉम बीइंग एन एप्लीकेंट टू एन एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द इंडक्शन प्रोसेस विल नाउ बिगिन। अब यहाँ से क्या हो जाता है, हमारा जो इंडक्शन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है कि उनको सारे एम्प्लॉयज के साथ में क्या करेंगे, मिलवाएंगे कि ये भाई हमारा जो है वो न्यू एम्प्लॉयज है। तो हमने देखा कि प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर हमारा क्या हुआ, सबसे पहले हम लोगों ने वर्क फोर्स देखा कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, देन हमने जॉब डिस्क्रिप्शन एक रेडी किया, जॉब डिस्क्रिप्शन रेडी करने के बाद हमने क्या किया, रिव्यू जॉब डिस्क्रिप्शन किया, उसके बाद हमने क्या किया, मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट किया, देन सैलरी रेंज सेट किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सोर्स आइडेंटिफाई किया कि कहाँ पे हमें क्या करना है, ये पब्लिकेशन करना है अपने कंपनी के रिक्रूटमेंट का। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन किया। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन करने के बाद हमने क्या किया, हमने वहाँ पे उसके इंटरव्यू वगैरह, टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाए, देन सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद फाइनलाइजेशन किया। फाइनलाइजेशन के अंदर हमने क्या किया, ऑफर लेटर ऑफर किया एम्प्लॉयज को, और उसके बाद एम्प्लॉय ने क्या किया, उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया वो क्या हो गया, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक एम्प्लॉय बन गया। देन उसको हमने क्या किया, फिर लास्ट हमारा स्टेप कि उसका हमने इंडक्शन करवा दिया कंपनी के अंदर, और फिर ये यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया रिक्रूटमेंट का। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया कि रिक्रूटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती है, प्रोसेस होती है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सिंपल वे में इसको हम लोग याद भी रख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोगों ने जो देखा था अभी एक सोर्सिंग ऑफ टैलेंट, है ना, तो सोर्सिंग ऑफ टैलेंट से ही यहाँ पे निकल के आता है हमारा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, कहाँ कहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट एम्प्लॉयज जो है वो ढूंढ के निकाल सकते हैं, या कहाँ कहाँ पे हमारे जो है कौन कौन से सोर्स है जो अवेलेबल है रिक्रूटमेंट के लिए, जो यूज की जाती है कंपनी के थ्रू या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो मोस्ट ऑफ द टू सोर्सेस हैं, जिसको टू कैटेगरीज में, एक्चुअली सोर्सेस तो बहुत सारे हैं बट उसको हम लोग टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज की। फर्स्ट जो हमारा है वो इंटरनल सोर्स है और सेकेंड वन इज एक्सटर्नल सोर्स। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, है ना। टू टाइप्स के हैं, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। अब इंटरनल सोर्स के अंदर कौन कौन से सोर्स है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, ट्रांसफर के थ्रू। सपोज ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ब्रांचेस होंगे तो क्या करेंगे, हम एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं एम्प्लॉयज को, और ट्रांसफर के थ्रू क्या कर सकते हैं, उस वैकेंट जॉब को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रमोशंस के थ्रू। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हमारा सब ऑर्डिनेट्स होगा उसका अगर वर्क में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो हम क्या करेंगे, उसको प्रमोशन के थ्रू क्या करेंगे, प्रमोट कर देंगे, है ना। तो इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, प्रेजेंट एम्प्लॉयज के थ्रू भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल के अंदर भी बहुत सारे हमारे पास जो है ऑप्शंस अवेलेबल है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। अब ये एडवर्टीजमेंट हम कहीं भी डाल सकते हैं, न्यूज़पेपर में डाल, सपोज न्यूज़पेपर में हमने एडवर्टीजमेंट डाल दिया। हम लोग हमेशा देखते हैं कि न्यूज़ में क्या आती है, एडवर्टीजमेंट आती है जॉब वैकेंसीज वगैरह की, रिक्रूटमेंट की।
तो उस तरह से यहाँ पे हम एडवर्टीजमेंट डाल सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आई थिंक तुम लोगों को पता होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस होता है। वहाँ पे पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे हुआ करती थी, उसके थ्रू ही रिक्रूटमेंट हुआ करती थी, अभी थोड़ा कम हो गया है। बट हर एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस होता है, जहाँ पे उस एरिया के जितने भी लोग होते हैं, एजुकेशन जो भी एजुकेटेड लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उस ऑफिस में जाकर अपना नाम जो है वहाँ पे लिखवाते हैं, और वहाँ के थ्रू क्या होते हैं कि रिक्रूटमेंट होती है। उनके पास पूरा डिटेल्स होता है कि हमारे एरिया में इतने लोग हैं, इतना इनके पास क्वालिफिकेशन है, और जो भी पर्सन जो भी कंपनीज होती है वो डायरेक्टली उस ऑफिस में कांटेक्ट करती है, और वहाँ से ही उनको पता चल जाता है कि कितने हमारे यहाँ पर, वहाँ से ही क्या करेंगे वो लोग सर्च कर लेते हैं अपने लिए एम्प्लॉयज़ को। ये पहले बहुत ज़्यादा होता था, बट अब ये उतना चलन में नहीं रहा, ये अभी कम हो गया है इसका यूज़। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो अभी भी हम लोग देखते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट होती है, कैंपस सिलेक्शन होती है ना, तो ये हो गया। उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, अगर कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है तो वो क्या करते हैं, समटाइम्स रिकमेंड करते हैं कि नहीं भाई ये जो है ना बंदा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कैपेबल है, तो बहुत हार्ड वर्किंग है, और रिकमेंडेशन के थ्रू भी हमारे क्या होती है, रिक्रूटमेंट हो जाती है। ठीक है। फैक्ट्री गेट्स के थ्रू कुछ जो लेबर्स होते हैं, जो लेबर का काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री गेट के बाहर खड़े रहते हैं, और वहां से भी क्या होती है, हमारी जो है लोअर लेवल जो वर्कर होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट होती है। कैजुअल कॉलर्स हो गया, ठीक है। तो सेंट्रल एप्लीकेंट्स फाइल हो गए, ठीक है। लेबर यूनियंस, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, फॉर्मर एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मीन्स हमारे पास इतने सारे सोर्स अवेलेबल है किसी ऑर्गेनाइजेशन के वैकेंट जॉब को फिल करने के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं इंटरनल सोर्स की। इंटरनल सोर्स के अंदर हम लोगों को पता चला कि ट्रांसफर के थ्रू कर सकते हैं, हम प्रमोशन के थ्रू कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के थ्रू कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें इंटरनल सोर्स के अंदर मीन्स हम बाहर से किसी को भी हमें नहीं लेना है, यहाँ पे हमारे जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज है उन्हीं का रिक्रूटमेंट करना है, ठीक है। So this is the internal source. Best employees can be found within the organization. When a vacancy arises in the organization, it may be given to an employee who is already on the payroll. ठीक है। तो ऑलरेडी जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज हैं इंटरनल सोर्स के अंदर, हम उनका ही रिक्रूटमेंट करेंगे। इसमें हम लोगों ने जाना कि ट्रांसफर के थ्रू होगा, प्रमोशन के थ्रू होगा, और प्रेजेंट एम्प्लॉयज के थ्रू होगा। अब ये जानते हैं कि एडवांटेज क्या है, अगर हम इसके थ्रू करते हैं तो हमारा एडवांटेज क्या होता है। इंटरनल सोर्स का अगर हम यूज करें तो उसका एडवांटेज क्या है, तो इम्प्रूव मोराल्स, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका मोराल बूस्ट होगा, है ना। मोराल मीन्स क्या है, उनकी एनर्जी, काम करने की जो एनर्जी है, जो मोटिवेशन, जो पावर है, वो इंक्रीज होगा। वहाँ के एम्प्लॉयज क्या सोचेंगे, ये उनके माइंड में आएगा कि अगर हम अच्छे से अपना टास्क परफॉर्म करें, अगर हम अच्छे से अपना काम करें तो हमें क्या होगा, प्रमोशन मिलेगा, है ना, हमें अच्छी पोस्ट मिलेगी। तो इसलिए वो वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, उनका क्या होगा, मोराल जो है वो इम्प्रूव होगा, और ये जो है कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगा। इसलिए इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि अगर हम इंटरनल सोर्स के थ्रू क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, तो हमें हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनका मोराल जो है वो इम्प्रूव होगा। दूसरा, नो एरर इन सिलेक्शन, ऑलरेडी हमारे पास वो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, है ना, तो हमें अच्छे से पता है कि वो जो एम्प्लॉय है वो कैसा है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर है जो सिलेक्शन का, वो एरर जो है ना वो ऑकर नहीं होगा। एरर मीन्स समटाइम्स हम क्या करते हैं, इंटरव्यू में एक्चुअली होता है क्या है, 10-15 मिनट किसी के साथ इंटरेक्शन करके हम ये डिसाइड करते हैं कि वो पर्सन जो है वो उस जॉब रोल के अकॉर्डिंगली सुटेबल होगा या नहीं होगा, राइट। बट कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो हमने डिसीजन लिया था, हमें लगा था कि हाँ ये पर्सन जो है वो सूट करता है इस जॉब रोल को, बट ऐसा हो सकता है कि वो सूट ना करे, तो ये एरर हो सकता है। पर जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, अगर हम उनका सिलेक्शन अगर करें, तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो एरर जो है वो जो है ऑकर होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो बंदा जो है वो कोई अननोन बंदा नहीं है, वो हमारा नोन बंदा है, हम ऑलरेडी उसको जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये इसका सेकेंड जो एडवांटेज है ना, ये हो जाएगा हमारा।
थर्ड एडवांटेज अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, प्रमोट्स लॉयलिटी। ऑफ कोर्स जो हमारे एम्प्लॉयज जो होंगे वो ज़्यादा लॉयल होंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ कंपनी जो है, इस कंपनी में हमारा जो करियर है वो अच्छा ब्राइट करियर है, हमें भी चांसेस जो है वो मिलेंगी। ठीक है, नो हैस्टी डिसीजन, और किसी भी तरह का कोई भी जो रॉन्ग डिसीजन वगैरह जो है वो उसके जो चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। और इकोनॉमी इन ट्रेनिंग कॉस्ट। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब हम नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूटमेंट करेंगे, मीन्स बाहर से अगर हम एम्प्लॉयज़ लेंगे तो हमें उसको ट्रेनिंग भी करवानी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग में हमारा क्या होगा, कॉस्ट भी आएगा। तो अगर हम इंटरनल सोर्स को अगर चूज करते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, हमारा जो ट्रेनिंग का जो कॉस्ट होने वाला है वो भी जो हमारा है वो बच जाएगा। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन को ये एक और एडवांटेज हो जाएगा। साथ में क्या हो जाएगा, सेल्फ डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो जब हमारे जो एम्प्लॉयज़ जो है वो उनका जब मोराल बूस्ट होगा तो वो क्या हो जाएंगे, सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहेंगे, खुद अपने वर्क को क्या करेंगे और ज़्यादा इन्हांस करना चाहेंगे, और अपने वर्क के अंदर और क्या करना चाहेंगे, और ज़्यादा अच्छी तरह से अपने टास्क परफॉर्म करेंगे, ताकि उन्हें भी क्या हो, मौका मिले और ज़्यादा अच्छा करने का, और उनका भी प्रमोशन हो। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एडवांटेजेस थे हमारे इंटरनल सोर्स के। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, कुछ अगर एडवांटेज होते हैं तो उसके साथ साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमेशा होते हैं, है ना। तो ये इंटरनल सोर्स के इतने सारे एडवांटेजेस होने के बावजूद भी इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अब वो डिसएडवांटेजेस क्या है जरा देखते हैं। क्या है वो डिसएडवांटेजेस, अगर हम इंटरनल सोर्स के थ्रू अगर रिक्रूटमेंट करते हैं तो इट डिस्करेज कैपेबल पर्सन फ्रॉम आउटसाइड टू ज्वाइन द कंसर्न। ठीक है, तो ऐसे पर्सन जो आउटसाइड के हैं और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऐसे पर्सन क्या होते हैं, डिस्करेज होते हैं, है ना। सपोज अगर हम लोग सोचते हैं ये कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें, सपोज विप्रो एक कंपनी है, मैं फॉर एग्जांपल यूज कर रही हूँ और कुछ नहीं, तो अगर होता कि विप्रो क्या करते, जो भी एग्जिस्टिंग उनके एम्प्लॉयज है उनके थ्रू ही क्या करते, अपने रिक्रूटमेंट करते, तो बाहर से जो भी यंगस्टर्स है जो अप्लाई करना चाहते हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं विप्रो कंपनी, वो तो कर नहीं पाते, तो वो क्या होते, डिस्करेज ही होते ना। नेक्स्ट क्या है, इट इज पॉसिबल दैट द रिक्विजिट नंबर ऑफ पर्सन possessing qualification for the vacant post may not be available in the organization। yes of course, बिल्कुल हो सकता है कि जो भी जॉब वैकेंसी जो वहाँ पे वैकेंट है उसके जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए, जो भी स्किल्स चाहिए, ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा कोई बंदा एग्जिस्टिंग है ही नहीं, ऐसा कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन के पास जो उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए सुटेबल हो, ऐसा भी हो सकता है। बट फिर भी हम इंटरनल सोर्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक गलत बंदे को वहां पे रिक्रूट कर दे रहे हैं जिसके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं। तो ये एक डिसएडवांटेजेस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या डिसएडवांटेजेस हो सकता है कि जब हम इंटरनल सोर्स के थ्रू अगर हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो हमारे पास जो है क्रिएटिविटी जो है वो उसकी जो है वो लैक ऑफ क्रिएटिविटी हो जाती है, क्रिएटिविटी की कमी आ जाती है। ठीक है, तो लैक ऑफ क्रिएटिविटी। थर्ड जो हमारा डिसएडवांटेजेस है वो लैक ऑफ क्रिएटिविटी है, और साथ ही क्या हो जाएगा, लैक ऑफ मोटिवेशन भी होगा ऑफ कोर्स वहां पे हमारा, सॉरी लैक ऑफ मोटिवेशन में बोल रही हूँ, हाँ क्रिएटिविटी थिंकिंग होगा आएगा। इफ ओनली सीनियरिटी ऑफ द क्रिएशन ऑफ प्रमोशन देन द पर्सन फिलिंग द वैकेंट पोस्ट में नॉट बी रियली कैपेबल। ठीक है, तो जब अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंटरनल सोर्स के थ्रू अगर हम क्या करें, वैकेंट प्लेस को फिल करें, तो चांसेस ये भी हो सकते हैं ना कि वो बंदा जो है वो कैपेबल ना हो उस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाते हैं, और साथ में यहाँ पे एरर क्या एक्रूट होता है, यहाँ पे ऑकवर्ड होता है, फेवरेटिज्म आ जाती है, फेवरेटिज्म, है ना। मीन्स अगर जब हम इंटरनल सोर्स के थ्रू अगर हम रिक्रूटमेंट करते हैं, तो सपोज अगर कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को हमने कहा कि आप अपने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो क्या करें, इंटरनल सोर्स के थ्रू रिक्रूटमेंट कर ले, तो ये भी तो हो सकता है ना कि उस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ जिसकी अच्छी बनती होगी, है ना, जिसका अच्छा रिलेशन होगा, वो भले ही कैपेबल ना हो बट वो तो उसको ही रिक्रूट करेगा, उसको ही क्या करेगा, अप्रोच करेगा, है ना, उसका नाम ही ऊपर सेंड करेगा। तो और इससे क्या हो जाएगा, एक प्रॉब्लम ये एक और हो जाएगी कि जो भी जेन्युइन बंदा होगा जिसके अंदर ज्यादा कैपेबिलिटीज होगी उनको चांस ही नहीं मिलेगा। तो ये चीजें जो है ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स ऑकवर्ड होगी अगर हम इंटरनल सिर्फ और सिर्फ इंटरनल सोर्स के थ्रू अगर रिक्रूटमेंट करें तो।
ठीक है। तो अच्छी तरह से आई थिंक क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को कि इंटरनल सोर्स के थ्रू एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू। एक्सटर्नल सोर्स मीन्स हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने पहले ही जाना कि कौन कौन से सोर्स जो है वो अवेलेबल है। एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट वगैरह के थ्रू हम कर सकते हैं, कैंपस सेलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो या जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ले सकते हैं या रिकमेंडेशन के थ्रू, तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स अवेलेबल है एक्सटर्नल सोर्स के अंदर। अब एक्सटर्नल सोर्स के अंदर हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है ना। एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉय एक्सचेंज, स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, फैक्ट्री गेट्स, कैजुअल कॉलर्स, सेंट्रल एप्लीकेशन फाइल, लेबर यूनियंस, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, फॉर्मर एम्प्लॉयज, अदर सोर्सेस, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका एडवांटेजेस क्या है। अगर हम एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू अगर रिक्रूटमेंट करते हैं तो इसमें क्या एडवांटेजेस मिलती है। अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल पर्सन, ठीक है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स को चूज करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से हमें ऑप्शंस मिलते हैं, तो हम यहाँ पे बेस्ट जो ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं, राइट। जो भी हमारे जॉब रोल के अकॉर्डिंगली जो भी बेस्ट पर्सन होगा उसको क्या कर सकते हैं, हम चूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है, ब्रिंग्स न्यू आइडियाज। ऑफकोर्स यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, क्रिएटिविटी मिलेगी, यंग ब्लड मिलेगा हमें, है ना, यंग जनरेशन मिलेगी, यंग जनरेशन की न्यू न्यू आइडियाज होंगी, वो हमें यहाँ पे मिलेगी, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके बाद डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस क्या होगा हमारा। अब इसके हमारे जो है डिसएडवांटेजेस क्या है, वो डीमोरलाइजेशन हो जाएगा। मीन्स हमारे जो एम्प्लॉयज, जो जब हम इंटरनल सोर्स के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहे थे, जो हमारे एम्प्लॉयज थे वो क्या होते, मोटिवेट हो रहे थे, बट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उन्हें जो है वो चांस नहीं मिल रहा है, तो इसलिए उनको ऐसा लगेगा कि हम चाहे जितना भी अच्छा काम कर लें, जितना भी अच्छा टास्क परफॉर्म कर लें, हमें तो यहाँ पे प्रमोशन मिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हो जाएंगी ऑकवर्ड। तो इसलिए अगर हम एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू अगर हम सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट करें, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो एम्प्लॉयज होंगे वो डीमोरलाइजेशन हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, लैक ऑफ कोऑपरेशन। वो हमारा जो है एम्प्लॉयज जैसे ही वो डीमोटिवेट होगा या डिससेटिस्फेक्शन जो है उनके माइंड में जैसे ही आएगा हमारे एम्प्लॉयज के अंदर, तो वो क्या हो जाएंगे, कोऑपरेशन के अंदर भी हमारी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। तो लैक ऑफ कोऑपरेशन हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव, है ना। अभी हम थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे तो हम लोगों को पता चला था कि जब हम न्यू एम्प्लॉय को जब हम हायर करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, तो क्या होता है, हमें उसके ट्रेनिंग वगैरह में क्या होता है, बहुत सारा एक्सपेंस करना पड़ता है, और इंटरव्यू वगैरह जो कंडक्ट करते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस होता है। तो एक्सटर्नल सोर्स जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो ये एक इसका डीमेरिट्स है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ मैल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो मैल एडजस्टमेंट का भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट द न्यू इंट्रेंट्स have not be able to adjust in the new environment। of course ऐसा हो सकता है कि जो एम्प्लॉय आ रहा है वो एडजस्ट ना कर पाए एक नए इन्वायरमेंट के अंदर, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, वो जो है वो लीव कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को, और इससे लॉस किसको होगा, ऑर्गेनाइजेशन को होगा ऑब्वियसली। तो ये जो हमारे थे 4 जो है वो डिसएडवांटेजेस थे। तो हम लोगों ने अच्छी तरह से समझा कि हमारे पास जब हम रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं कंपनी में, तो हमारे पास जो है वो अवेलेबल है 2 सोर्स रिक्रूटमेंट के लिए, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स, राइट। बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंटरनल सोर्स का यूज करें तब भी कंपनी को क्या है या ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, काफी सारे डिसएडवांटेजेस हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ अगर हम एक्सटर्नल सोर्स का यूज करें तब भी कंपनी को क्या है, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ेंगे। इसलिए एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को इन दोनों का मिक्सचर, ठीक है, एक अच्छे वे में करना होगा, है ना। इन दोनों को मिक्स करके एक प्रॉपर बैलेंस्ड वे में अगर हम यूज करें, तभी क्या कर सकते हैं, हमारी जो कंपनी है या हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छी तरह से ग्रो करेगा, और हमें क्या मिलेंगे, अच्छे एम्प्लॉय मिलेंगे, ठीक है। आई थिंक तुम लोगों का डाउट क्लियर हो चुका होगा, और अगर किसी का कोई डाउट अगर क्लियर नहीं हुआ है, किसी को अभी भी कोई डाउट है, तो प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हो, ओके। तो आज का ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। आई थिंक तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।